ये सवाल आपको बिल्कुल भी समझ अगर आ गया है तो आ गया लिख देना, नहीं आया तो नहीं आया भी लिख देना। अच्छा सर, तो एक तो लग रहा है इस पर छोटी क्यू की वजह से और एक लग रहा है इस पर बड़े क्यू की वजह से। एफ ऑन क्यू ड्यू टू छोटा क्यू, एफ ऑन क्यू ड्यू टू बड़ा क्यू। ट्राई कर लिया माय डियर लालाज एंड लालीज पॉज करके। चलिए अब मैं कराता हूँ। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेक्चर नंबर 1-2 यानी कि 12, 12 खड़ी, 12 लेक्चर नंबर 12। क्या पढ़ रहे थे अपन? वही वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, बहुल आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। जब बच्चों एक से अधिक आवेश एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, एक से अधिक आवेश एक जगह रख दिए जाते हैं एक साथ, आवेशों का निकाय मौजूद होता है, तो उनमें आपस में फोर्स लगता है। तो उसका नेट फोर्स, उसके बीच में लगने वाला कुल वैद्युत बल कैसे निकाला जाता है, आइए देखते हैं। किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? जैसे मान लो अपने पास कोई आवेश है 5 कूलाम का, ठीक है, और इसके आसपास और भी कई अन्य आवेश मौजूद है, जैसे मान लो प्लस का 4 कूलाम, माइनस का 3 कूलाम, ठीक है, माइनस का 1 कूलाम, ऐसे करके इसके आसपास कई अन्य आवेश है। क्या बोल रहा है? किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब इस 5 कूलाम पर, इस बापू चार्ज पर, इस 5 कूलाम के चार्ज पर, जिसको मैंने मुख्य चार्ज मान लिया, सपोज कर लिया, इस पर इन सभी के वाला, सभी के द्वारा एक इंडिविजुअल बल लगेगा, एक व्यक्तिगत बल लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लस है, ये प्लस है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल की प्रकृति कैसी होगी? आकर्षण या प्रतिकर्षण? मैंने आपको बताया था सेम जेंडर आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं या प्रतिकर्षण करते हैं? प्रतिकर्षण। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला, तो इसकी वजह से इस पे जो बल लगेगा वो इससे दूर जाता हुआ लगेगा। या ऐसे कह लो कि इस 5 कूलाम पर इस 4 कूलाम की वजह से जो बल लगेगा वो इसी के लाइन ऑफ एक्शन में इससे दूर जाता हुआ लगेगा। ठीक है, अगर इसको 1, इसको 2, इसको 3, या ये भी नहीं तो ए बी सी मान लो, हटाओ, इसको ए, इसको बी और इसको सी, इसको ए बी सी ऐसे मान लिया, तो इसकी वजह से लगने वाला बल मैंने क्या नाम दे दिया? एफ ए। क्यों? क्योंकि ये ए की वजह से लग रहा है। बी की वजह से लगने वाला बल, सर ये दोनों विपरीत प्रकृति के हैं। ये दोनों आपस में कैसी प्रकृति के हैं बच्चों? विपरीत प्रकृति के हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में लगने वाला बल आकर्षण होगा। तो ये 5 कूलाम इसकी तरफ खींचा चला आएगा, मेरे पास खींचा चला आएगा। इसके वजह से लगने वाला बल को नाम दिया एफ बी। एफ बी फेसबुक। इसकी वजह से इस पे लगने वाला बल, तो सर ये भी अपोजिट प्रकृति के, तो ये भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो सर ये भी इसकी तरफ खींचा चलाएगा, एफ सी। अब इस 5 कूलाम पर 3 बल लग रहे हैं, एफ ए, एफ बी, एफ सी। तो ये क्या बोल रहा है कि सभी बलों का क्या कर देंगे? सदिश योग कर देंगे। बस ये यही कह रहा है कि किसी भी आवेश पर, एक पर्टिकुलर एक आवेश पर खूब सारे आवेशों की वजह से जितना भी बल लग रहा है उन सभी बलों का सदिश योग कर देंगे, तो उस पर लगने वाला कुल बल आ जाएगा। यही होता है बच्चों, वेक्टर एडिशन कर देते हैं अपन, क्योंकि बल जो है वो एक सदिश राशि है, इसलिए बहुत सारे बलों को जब जोड़ेंगे तो सदिश योग करेंगे। क्यों? क्योंकि बल एक सदिश राशि है, एक अदिश राशि है और वो खूब सारी है, तो उसको जोड़ते हैं तो उनका अदिश योग करते हैं। सदिश राशि है खूब सारी, तो उनको जोड़ेंगे तो उनका सदिश योग कर देंगे। सदिश योग भी वैसे ही होता है, लेकिन उसमें दिशा मायने रखती है बस। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक करके लगाया गया, इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक करके लगाया जा रहा है, उन सभी का क्या कर देंगे? सदिश। किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल, एक आवेश के द्वारा जो पर्टिकुलर एक सिंगल बल जो लग रहा है वो अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। ये 4 गुलाम इस पर जो बल लगा रहा है एफ है, वो लगाएगा ही लगाएगा,
ऐसा नहीं है कि -3 कूलाम अगर आ जाएगा इन दोनों के बीच में तो ये इस पर बल नहीं लगाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो किसी पर्टिकुलर आवेश के द्वारा लगाया गया पर्टिकुलर बल, एक विशिष्ट आवेश के द्वारा एक लगाया गया एक विशिष्ट बल बाकी आवेशों की मौजूदगी से प्रभावित नहीं होता, लगता ही लगता है। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। अध्यारोपण करते थे अपन 11वीं कक्षा में तरंगों का, ठीक है। बेसिकली अध्यारोपण क्या होता है, एक से अधिक जब सदिश होती है, एक से अधिक क्वांटिटीज जब होती है, सदिश क्वांटिटीज, तो वो किस प्रकार से ऐड होती है, वो किस प्रकार से एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है, उसका ही सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। अब इस टॉपिक पर आधारित एक सवाल है, आइए सवाल करके देखते हैं। तो पहले तो बच्चों आप ये ट्राई कर लो एक बारी, फिर मैं आपको ये कराऊंगा सवाल, सॉल्यूशन अपन देखेंगे इस क्वेश्चन का। ट्राई कर लिया माय डियर लालाज एंड लालीज, पॉज करके। चलिए अब मैं कराता हूं। क्या कह रहा है, परिमाण Q के दो आवेश R दूरी पर रखे हैं। परिमाण Q, दो आवेश है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, Q मैग्नीट्यूड दे रखा है, दोनों का मान कितना दे रखा है, Q। वो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, R दूरी पर। ये दोनों आवेश Q परिमाण के हैं और दोनों के बीच की दूरी क्या मान ली मैंने, R दूरी मान ली। ये लिखा है पहली लाइन, पहला। तो फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए डायग्राम बनाना, एक रफ डायग्राम बनाना जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए मैं अक्सर बोला करता हूं क्लास में, सबसे पहला काम एक सुंदर डायग्राम, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एक Q आवेश दोनों Q आवेशों के बीच में रखा है, इन दोनों के बीच में एक Q आवेश रखा गया है। फिर यदि तीनों आवेश अब संतुलन में हो गए, अब ये जो तीनों आवेश है एक दूसरे से संतुलन में है, ना ये इसको आकर्षित प्रतिकर्षित कर रहा है, ना ये इसको आकर्षित प्रतिकर्षित कर रहा है, ना ये दोनों आपस में आकर्षित प्रतिकर्षित हो रहे हैं। इस प्रकार से इस Q को रखा गया है कि ये तीनों आवेश आपस में अब संतुलन में, ना कोई भी एक आवेश किसी दूसरे पे आकर्षण, ना तो आकर्षण लगा रहा है ना प्रतिकर्षण लगा रहा है। तो Q का मान बताइए। अब आप खुद ही सोचो, अगर ये दोनों धनावेश है, अगर नहीं है ही, क्योंकि अगर ये ऋणावेश होते तो इसमें लिखा हुआ आ जाता परिमाण -Q के द्वारा, तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों तो धनावेश है। तो इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, ऋणात्मक या धनात्मक, कि ये तीनों आवेश आपस में संतुलन में हो जाए। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ऋणात्मक प्रकृति होगी तभी तो ये दोनों धनावेश है, दे रखा है अपन को, और इन दोनों के बीच में एक Q आवेश रखा है। बच्चों बीच में रखा है इन द सेंस कि ये यहां से भी R/2 दूरी पर है और यहां से भी R/2 दूरी पर है। बीच का मतलब यही होता है कि सर यहां से भी R/2 पर है और यहां से भी R/2, बीच में रखा है ना इस। अच्छा सर मान लिए। अब क्या दे रखा है कि ये तीनों आवेश अब किस में है, संतुलन में है। ये तीनों आवेश किस में है बच्चों, संतुलन में। अच्छा सर मान लिया तीनों आवेश संतुलन में, लिख लो। चूंकि तीनों आवेश किस में है बच्चों, संतुलन में। चूंकि तीनों आवेश संतुलन में है। अब चूंकि तीनों आवेश संतुलन में है, यानी कि इस पर लगने वाला, किसी पर भी ले लो, या तो इस पर ले लो या इस पर ले लो, ठीक है। तो अतः Q पर लगने वाला कुल बल कैसा होगा, शून्य होगा। बच्चों संतुलन में है, इसका मतलब वो हिल डुल नहीं रहा है, उसका कोई गति नहीं है। गति तब नहीं होती जब किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल 0 हो या शून्य हो। तो संतुलन में है अगर तीनों आवेश, ये भी आवेश, ये भी आवेश, ये भी, इसके रखने के बाद ये दोनों या पूरा के पूरे तीनों आवेश संतुलन में आ गए। यानी कि इस पर लगने वाला कुल बल 0 होगा, या इस पर लगने वाला भी कुल बल 0 होगा, या इस पर लगने वाला भी कुल बल 0 होगा। तो Q पर लगने वाला कुल बल अगर कैसा है, शून्य होगा, तो अपन क्या करेंगे, Q पर लगने वाला कुल बल निकाल लेंगे। ये लो सर, F नेट ऑन Q पर लगने वाला कुल बल। तो सर Q पर 2 की वजह से बल लग रहा है, मान लो इस Q की बात हो रही है, दोनों में से इस Q की बात हो रही है, तो इस पर इसकी वजह से भी बल लग रहा है और इसकी वजह से भी बल लग रहा है। अच्छा सर, तो एक तो लग रहा है इस पर छोटे Q की वजह से, और एक लग रहा है इस पर बड़े Q की वजह से। F on Q ड्यू टू छोटा Q, F on Q ड्यू टू बड़ा Q, दोनों की वजह से बल लग रहा है। अच्छा सर,
अब कूलाम के जो बल का सूत्र होता है वो आपको पता है, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो के Q1 Q2, पहला तो Q1 है बड़ा Q और दूसरा आवेश है छोटा Q बटे आर स्क्वायर। बच्चों इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर बटे 2, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा भाई। दोनों आवेशों की बीच की दूरी का स्क्वायर होता है, तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी, आर बटे 2, तो उसका स्क्वायर। अब Q इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी, आर, तो इन दोनों आवेशों को रखा के Q1 Q2 बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी का स्क्वायर। अच्छा सर समझ में आ गया। अब Q अपन ने क्या बोला था कि Q पर लगने वाला कुल बल कैसा होगा, शून्य होगा, क्योंकि संतुलन में। तो ये जो बल लग रहा है Q पर, जो कुल बल लग रहा है वो कैसा होगा, शून्य। अभी लिखा है देखो यहाँ पे, Q पर लगने वाला कुल बल शून्य होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा, 0। Q पर लगने वाला कुल बल का मान 0। अच्छा सर मान लिया। अब क्या करेंगे अपन, अब एक काम करो, किसी भी एक को इधर ले आओ। मान लो किसको ला रहे हो आप, चलो मान लेते हैं इसको लिया, तो ये पूरा का पूरा इधर आएगा जब, तो ये क्या बन जाएगा, के क्यू बटे आर आर बटे 2 का स्क्वायर। उधर क्या बच गया, के क्यू बटे आर स्क्वायर। बच्चों के से के गया, एक क्यू से एक क्यू गया, और अब क्या बच गया, अपने पास आ गया माइनस का क्यू, नीचे आ गया बच्चों आर स्क्वायर। बच्चों 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और इधर क्या बच गया, बड़ा क्यू बटे आर स्क्वायर। बच्चों बटे का बटा जाता है ठेठ ऊपर, तो ये बटे का बटा है, बटे के बटे में लिखा है 4, तो ये कहां पे जाएगा, ठेठ ऊपर। भेज दो साले को ठेठ ऊपर, तो ठेठ ऊपर अगर ये गया तो ये क्या बन गया, 4, इस ठेठ ऊपर जाएगा और इस छोटे क्यू से गुणा हो जाएगा। नीचे क्या बच गया, आर स्क्वायर, और उधर क्यू बटे आर स्क्वायर। बच्चों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और यहां से क्यू का मान कैसे निकालेंगे, 4 को उधर भेज देंगे भाग में, तो क्यू का मान आ जाएगा, माइनस भी उधर भेज देंगे तो माइनस क्यू बटे का 4। ये लो सर, ये आ गया आपके पास छोटे क्यू का मान। एक तो ऋणात्मक आया है, जो जैसा कि अपन ने तय किया था कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। नहीं भी माना, ये तो खूबसूरती है गणित की, जो भी मानते हो अगर वैसा सही नहीं है तो अपोजिट आंसर दे देगा, माना है मान के जैसे चला है तो आंसर वैसा ही आ जाएगा। तो गणित आपको क्या सही है क्या नहीं वो निकाल के दे देती है तुरंत। तो Q बराबर क्या आ गया, माइनस क्यू बटे 4, यानी कि यह आवेश ऋणात्मक प्रकृति का होगा, और इसका मान कितना होगा, परिमाण कितना होगा, इसका चौथाई होगा, इसका चौथाई। यानी इन दोनों समान परिमाण वाले आवेशों का चौथाई करके ऋणात्मक प्रकृति का कोई आवेश दोनों के बीच में रख देंगे, बीच में रख देंगे, तो ये तीनों आवेश आपस में क्या हो जाएंगे, संतुलन। तो सवाल समझ में आया सभी को, ये सवाल आपको बिल्कुल भी समझ, अगर आ गया है तो आ गया लिख देना, नहीं आया तो नहीं आया भी लिख देना, ठीक है। तो ये था बच्चा आपका लेक्चर, ये था आपका सवाल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।